जब आप इस प्रेपरेशन में आते हो, क्या आपके लिए मेंटरशिप ज़रूरी है? क्या आपके लिए टीचर्स ज़रूरी हैं? क्या आपके लिए सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं? क्या आपके लिए दुनिया के सारे नोट्स ज़रूरी हैं? इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है, मान लो कि अभी ज्योग्राफी शुरू नहीं हुआ है, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में भी मैपिंग जैसा टॉपिक आ गया जो आप इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हो। मान लो गंगा रिवर सिस्टम कैसे फ्लो हो रही है, कृष्णा रिवर सिस्टम कैसे फ्लो हो रही है, तो BYQ के बेसिस पे आप उस थीम को कवर कर लो। आपको YouTube पे कोई ज्योग्राफी का लेक्चर मिल जाएगा, कोई हिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही वो अच्छे नहीं है, वो मे बी और भी अच्छे हों, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, देयर वुड ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको आपका नींद, चैन, सब कुछ त्याग करना पड़ता है। सब करते हैं जिसको करना है। तो उस चीज का सोल्यूशन आपने एग्जाम जॉब के साथ देना है या कॉलेज के साथ देना है, वो तो आपका डिसीजन है ना। So good to see all of you in today's session. Today it's our first session. Hi, my name is Jasleen Kaur and I am going to take your mentorship sessions with your batch, as well as I am going to help you with live MCQ solving skill. Okay, so these are the two things, two engagements that I have with you so far, and I'm so happy to have you on board. We will be talking about nitty-gritties of this exam in the mentorship sessions, all your doubts, what to study, how much to study, how to analyze PYQs, how to do newspaper, all of these questions that keep haunting you, how to keep consistent. Everything, you have it in your mind, I know it, and we will be resolving those issues practically so that you are able to prepare significantly. Apart from that, for second part of my engagement with you is live MCQ solving, while you will be having your lectures, say geography is happening, economy is happening, history is happening. So at least two live MCQ solving sessions we'll be having for each subject, bare minimum, and which is not today, of course, it will happen soon. So that is another engagement. First you will take the test in a timed manner, and then followed by a discussion, and then all the issues that you could face in the exam, things like that. So ye hamari engagement hogi. I hope that's all clear. Now since it's our first mentorship session and you all are preparing for 2028, not 22, my bad, it's almost 2 years from now. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम है, बट टाइम नहीं है, कम टाइम ही है। हाँ, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली करो, कंसिस्टेंटली करो, तो काफ़ी सारा टाइम है। और दूसरी बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई एम एज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ईदर इन कॉलेज, मोस्टली, और some of you might be working, right? Otherwise 2028 को नहीं, 2027 को टारगेट करते आप। सो मोस्ट ऑफ यू आर कॉलेज गोइंग। ये अजम्पशन के साथ मैं आपको आपका टाइम प्लानिंग के बारे में बताऊंगी, हाउ टू हैंडल योर टाइम, हाउ टू प्लेस व्हाट थिंग्स फर्स्ट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सारा कुछ मैनेज कैसे करना है, कॉलेज एग्जाम्स कैसे मैनेज करने हैं, पढ़ाई भी ढंग से कैसे करनी है। 2-3 थंब रूल्स याद रखने हैं हमने इस प्रेपरेशन में। मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, सिंपल सी बातें बताऊंगी। आपने हमेशा से ये बातें याद रखनी है, आज मैंने बोली है बट आपको थ्रू आउट ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले, जब आपने कोर्स ले ही लिया है, तो आई एम एज्यूमिंग कि एक साइजेबल टाइम या साइजेबल पोर्शन ऑफ योर डे यू हैव कमिटेड ऑलरेडी टू गिव टू दिस एग्जाम। नहीं तो आप ये कोर्स लेते ही क्यों? एम आई राइट? You are committed to give sizable amount. Okay, you are in college graduating, but you want to target 2028 or later whatsoever. But I'll be thinking कि 2 साल तक आपको अटेम्प्ट देना है, और आप सबको 2 साल तक ही सोचकर तैयारी करनी है, ठीक है? 2 साल तक ही सोचकर तैयारी करनी है। थिंक ऑफ द स्काई, यू विल रीच द रूफ। तो चाहे 2029 हो, 30 हो, डजेंट मैटर, वी विल थिंक दैट 2 साल में ही हमारा एग्जाम है, ठीक है? तो एक साइजेबल पोर्शन हमें इस एग्जाम को रोज देना है। सबसे पहली बात, जब आप इस प्रेपरेशन में आते हो, क्या आपके लिए मेंटरशिप जरूरी है? क्या आपके लिए टीचर्स जरूरी हैं? क्या आपके लिए सब्जेक्ट्स जरूरी हैं? क्या आपके लिए दुनिया के सारे नोट्स जरूरी हैं? इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम।
एंड योरसेल्फ। किसी के समझाने से तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। वन थिंग एवर सिंस यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग, आज से ही ले लो, एक काम आपने करना है। पहले तो प्रीलिम्स की पीवाईक्यू का एनालिसिस, बेसिकली यू हैव टू डू पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस। देखो सिलेबस प्रीलिम्स का पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, तो पीवाईक्यूज आज से लेकर अगले 6-7 महीने तक आप कौन से पीवाईक्यूज करोगे? लास्ट 15 इयर्स के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, और आपका गोल होना चाहिए रोज 20 एमसीक्यूज आपने देखने हैं, और उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। बट आपने ये सेल्फ स्टडी टाइम देना है। सबसे पहले सोच से शुरू करो कि कैसा आता है एग्जाम। एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू डू 20 MCQs विद कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टॉपिक यू आर डूइंग इन क्लास। से ज्योग्राफी इज हैपनिंग, ज्योग्राफी के MCQs। कोई भी बुक ले लो पीवाईक्यूज की, मैंने दिशा पब्लिकेशन यूज करी थी तो मैं वही सजेस्ट कर सकती हूँ। आपको कोई और लेनी है तो वो ले लो। सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज होते हैं। आखिरी 15 साल के पीवाईक्यूज यूपीएससी के, प्रीलिम्स के हम शुरू करेंगे, मेंस के धीरे धीरे करेंगे। बट थ्रू आउट दिस प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट 1 year, one important task that you will not miss is what? PYQs. First 6 months we will do prelims only, then we will धीरे धीरे move on to mains, and then ये एक साल prelims और mains के PYQs करने के बाद अगले साल हम ऑप्शनल के शुरू करेंगे। अभी यानी कि ऑप्शनल नहीं करना है। क्या एक बात हमको क्लियर हुई है कि दिन में 1 घंटा हमने या हाफ एन आवर हमने किस चीज को देना है? और पीवाईक्यूज ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिए। पीवाईक्यूज 15 साल के हैं, बैकवर्ड और जा सकते हो, इसको आपने 3 to 4 टाइम्स कर लेना है। पीवाईक्यू का जो एनालिसिस होता है वो ऐसे ही नहीं आता है। ये नहीं है कि आपने पीवाईक्यू देख लिया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, या कोई बता दे कि इनको एनालाइज कैसे करना है तो एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस इज अ वेरी हैवी वर्ड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार आप पीवाईक्यूज को देखोगे, शायद आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसका आंसर जानने की कोशिश करोगे, विच इज एब्सोल्युटली ओके। दूसरी बार पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कोशिश करोगे, ओ देयर वर सम ट्रैप्स, मैंने अब ज्योग्राफी पढ़ ली हुई है, oh this is how UPSC creates MCQs, this is how they create gaps। तीसरी बार पढ़ोगे, oh how they are creating questions, they are focusing on a particular area, ये टॉपिक को घुमा घुमा कर बार बार पूछ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को 1 word क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सो PYQs हेल्प यू इन व्हाट थिंग्स, आई विल टेल यू। PYQs का जो रोल है, इट हेल्प्स यू पहले तो सिलेबस को, क्योंकि यूपीएससी ने दिया तो हुआ नहीं ढंग से सिलेबस प्रीलिम्स का। सिलेबस क्या है, टॉपिक्स कौन से आते हैं, रिपीटेड थीम्स, बार बार समझना है, रिपीटेड थीम्स, हाउ दे आर आस्क्ड, मतलब फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली, वर्ड मीनिंग ज्यादा पूछ रहे हैं, मतलब पूछ क्या रहे हैं उस पर्टिकुलर थीम से। रिपीटेड थीम हमने समझ लिया, ऐसा नहीं है कि वही थीम करके जाना है, सब कुछ करके जाना है जो आपको मैम कराएंगे, बट रिपीटेड थीम से आइडिया हो जाता है कि ये तो आने ही आना है, तो उसको और अच्छे से फुल प्रूफ एक्सीलेंस के साथ प्रिपेयर करो कि अगर आ गया तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे फिर कितनी भी मेहनत लगे। तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, पढ़ना कैसे उस थीम को, वर्ड मीनिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, is it word meaning or is it application based, is it map based, मतलब सवाल आ कैसा रहा है, फोकस कहां पे करना है, ये 2-3 चीजें। और उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके व्हाट आर द ट्रैप्स, व्हाट मोर कैन आई डू। ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये जब आप पीवाईक्यूज 3-4 बार कर लोगे, ये चीज, इसके बेसिस पे आप ऐसे नोट्स तैयार करोगे, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं, कुछ टॉपिक्स के ऐसे नोट्स जिसमें से आपको कोई नोट्स दे ना दे, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके, मान लो एक छोटा सा टॉपिक मान लो बुद्धिज्म जैनिज्म, तो बुद्धिज्म जैनिज्म में आपको कभी भी एक्सपेंसिव नोट्स उस हिसाब से
कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेंगे। तो आप पीवाईक्यूज से समझकर मे बी आप थोड़ा सा विकिपीडिया पढ़कर कुछ वैल्यूएशन खुद से कर लो। कोई थीम आपको दिख रहा है, ओ क्लाइमेट्स के ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो वो थीम के ऊपर मे बी एनसीईआरटी में उतने अच्छे से नहीं दिया, मे बी मैम ने जैसे कराया वो आपको पीवाईक्यू के हिसाब से इनसफिशिएंट लग रहा है, वहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप उसमें थोड़ी वैल्यूएशन कर लो। तो ये वैल्यूएशन, ये काम होता है पीवाईक्यू का, ठीक है। एग्जाम रेडनेस, तो ये काम हमने करना है, उसके लिए पीवाईक्यूज एक बार नहीं बहुत बार करने पड़ेंगे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, लेट्स स्टार्ट विद 20 क्वेश्चंस पर डे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं किया। अगर आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पिछले ही सब्जेक्ट को दोबारा से करो, बट ये प्रैक्टिस हमें 30, उसका टाइम रिड्यूस कर दो, 30-35 मिनट्स तो करनी ही करनी है। स्टार्टिंग में 1 आवर भी कर सकते हो। मान लो आपने पॉलिटी दूसरी बार कर रहे हो, दूसरी बार पीवाईक्यूज, तो उसको 30 मिनट्स पे ले आओ, बट ये एक्सरसाइज हम 6 मंथ्स नहीं छोड़ेंगे। क्या ये बात मेरी क्लियर हुई है? और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के साथ ही जूझना है, आप उस थीम के बारे में, ऐसा भी तो हो सकता है हम एक डिसेंट्रलाइज स्टडी कर ले, दैट मीन्स आप उस थीम के बारे में, मान लो कि अभी ज्योग्राफी शुरू नहीं हुआ है, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में भी मैपिंग जैसा टॉपिक आ गया जो आप इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हो। मान लो गंगा रिवर सिस्टम कैसे फ्लो हो रही है, कृष्णा रिवर सिस्टम कैसे फ्लो हो रही है, तो पीवाईक्यू के बेसिस पे आप उस थीम को कवर कर लो उस दिन। मान लो आपको अपने पॉलिटी नहीं करी है, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है, बट आप मे बी एक छोटा सा पोर्शन, राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, उसको प्रॉपरली क्लियरली कवर कर लो। एआई से कवर कर लो, यूट्यूब से छोटी वीडियो से कर लो, थोड़ी सी सर्च करके कर लो, छोटे से नोट्स बना लो उसके ऊपर सिर्फ कीवर्ड्स लिखकर। इतना सा काम हम इंडिपेंडेंटली ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, क्या हम रोज ये काम कर सकते हैं? अगर आपने ये काम कर लिया, प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूं, प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हम वो सब करने में टाइम स्पेंड करते हैं जो बाकी सब हमें करा रहे हैं, बट अपनी सोच, अपना कंट्रोल एग्जाम के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू पैटर्न्स हम डेवलप नहीं करते हैं। ये करने के बाद हम पीवाईक्यूज फिर से करेंगे ईयर वाइज व्हेन इट्स क्लोजर टू प्रीलिम्स। ये काम करने के बाद फिर वंस यू आर डन विद दिस फॉर 6 मंथ्स, आराम से चलेंगे बट कंसिस्टेंटली चलेंगे, फिर हम मेंस के पीवाईक्यूज शुरू करेंगे अगले 6 मंथ्स में। उसको भी इसी तरीके से डिकोड करेंगे, इसी तरीके से समझेंगे कि थीम क्या है, क्यों पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, स्पेशली 24 और 25 का पेपर देखना, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के आप लास्ट के 10-15 साल के देखना इस तरीके से, बट अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी मेंस की बात नहीं करेंगे। ये चाहे मैंने प्रीलिम्स की बात करी है, ये जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, आई होप यू नो दिस इज फाउंडेशनल टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस में भी इसमें से बहुत साइजेबल जीएस का पोर्शन आएगा, इसके ऊपर ही आप थ्राइव करोगे। और इतना लोड मत लेना कि अरे मेरे को, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला चैप्टर वाइज करने हैं कि नहीं, हो जाते हैं कई बार। अभी कोई बुक लोगे तो उसमें भी, उस बुक में उन्होंने थीम्स को थोड़ा बहुत मिक्स किया होगा, आप पढ़ लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने थीम नहीं कवर किया, अब जरा सा इंटरनेट पे देख लो। तो डिसेंट्रलाइज वे में कुछ 1-2 टॉपिक्स रोज खुद से करते जाओ, बस इतना सा काम आपने रोज 1 घंटा करना है। अगर 20 एमसीक्यू नहीं हो रहे, उसको और कम कर दो, 15 कर दो, इतना तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे। और एमसीक्यूज के ऑप्शंस को भी देखो, उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आप शुरू कर सकते हो कि मे बी एक बार मैं एमसीक्यूज को देख रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज सीख, स्टार्टिंग नॉलेज सीख के लिए देख रहे हो, उसको ऑप्शंस को देख लो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो कि क्या ऑप्शन है, कहां से आई है। दूसरी बार देखो कि अच्छा थीम्स क्या है, इनमें से स्टेज बाय स्टेज 2-3 बार कर लो। अपनी शेड्यूल बना लो कि अगर आपके पास कितने, अगर 15 साल के कर रहे हो तो 1500 एमसीक्यूज है, डिवाइड कर लो अपने डेज में और उसको 3x कर लो। हमने 6 महीने करना है, बिल्कुल प्रॉपर मैथमेटिकली, ताकि आपके पास गोल्स हो कि कितने दिन में क्या अचीव होगा और उसको अचीव करना है। ये काम हो गया पहला जो आपने करना है। फर्स्ट टास्क इज 30 to 60 मिनट्स टू एमसीक्यूज। आपको कोई कहे भी ये बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, देखो जिसने शौक से अच्छे से सीखने से पढ़ना है ताकि उसकी फाउंडेशन मजबूत हो और बाद में उसको टाइम कम लगे, वो ये काम करेगा। शॉर्टकट्स के पीछे मत जाना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर जो आपकी समझ है, आप सबको काफी समझ है कि आप खुद चीजों को एनालाइज कर सको, मैंने तरीका बता दिया है, बस उसके साथ जूझते रहो। नहीं भी समझ आएगा, एआई इसीलिए अब
सब कुछ है, तो खुद बैठकर ये काम करना है, किसी पे निर्भर नहीं होना है। इवन दो क्लासरूम में आपके टीचर्स पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये काम आपने करना है। दूसरा टास्क, क्या एक प्रॉमिस मुझे मिल सकता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है दिस इज द हाईएस्ट, मोटिवेशन इज द हाईएस्ट, बिकॉज एक सिंपल सा आइडिया है, अच्छे से पढ़ाई कर कर यू विल गेट द टॉप मोस्ट जॉब ऑफ द कंट्री। ये मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है स्टार्टिंग में कि सिर्फ पढ़ाई कर कर आपको एक जॉब मिल जाएगी, ऐसी जॉब विच इज द टॉप मोस्ट जॉब, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी स्ट्रीक तोड़ दोगे, सेकेंड थिंग इज स्नैपचैट, तो आप सबने यूज किया है, उसमें स्ट्रीक आप टूटने नहीं देते हो। इसी तरीके से पढ़ाई की स्ट्रीक अगले 2 साल नहीं टूट सकती है, और अगर आप तोड़ रहे हो तो शुरू ही मत करो। जब आप शुरू कर रहे हो तो ऐसा अब कोई दिन नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में आप संडेज को ब्रेक ले सकते हो, अभी फर्स्ट 6 मंथ्स में आप 6 डेज पढ़ो, संडेज को ब्रेक लो, अगले 6 मंथ्स में आप धीरे धीरे 15 डेज में ब्रेक कर दो, उसके बाद 15 डेज वाली ब्रेक ही रखो, और जब एग्जाम पास आए तो फिर बिल्कुल ब्रेक ना लो। इस तरीके से अपनी ब्रेक्स को रखो, और मैं बताऊंगी एग्जाम्स को भी कैसे रखना है। बट बाकी 6 दिन हमें पढ़ाई करनी नहीं छोड़नी है, टाइम नहीं है। और अगर आप ये करोगे तो टाइम ही टाइम है, अगर ये नहीं करोगे टाइम नहीं है। मान लो आपने 5 दिन पॉलिटी पढ़ लिया या ज्योग्राफी पढ़ लिया, 6वें 7वें 8वें दिन आपने ब्रेक ले ली, कॉलेज एग्जाम है, अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, सारी चीजों को सही जगह एलोकेट नहीं किया, बैकलॉग को कैसे कवर करना है उसका प्लान नहीं किया, किसी फ्रेंड के साथ कहीं चले गए, कहीं घूमने चले गए, उन सब चीजों को प्लान नहीं किया, उसके बाद आपको फिर से ज्योग्राफी जीरो से, या पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जो आपने 5 दिन मेहनत करी वो खत्म हो गई। सो टू हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, डोंट ब्रेक दिस स्ट्रीक। आई विल नॉट टेल यू टू स्टडी अ लॉट। 3 to 4 आवर्स की आपकी क्लास है, 2 आवर्स हमने सेल्फ स्टडी करनी है। येस, दिस विल ब्लीड आउट टू 3 आवर्स, इट हैपेंस, बट दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से हम ये काम निकाल सकते हैं। 3 to 4 आवर्स क्लास है। अब क्लास में हमने सोते सोते नहीं सुनना है, इट्स वेरी इजी। एक तो क्लास लाइव देखो, ठीक है, एक तो क्लास लाइव देखो। yes, even if you are working professional, please listen carefully. Regardless, the problem is time crunch. If you're college going, working professional, whatsoever, you are doing masters, you're doing PhD, the problem is same, time crunch. So I am giving you that you have to do at least 5 to 6 hours of study, regardless of the fact that you are a working professional, because this is an extraordinary thing that you have decided कि मुझे काम करते करते मुझे पढ़ाई करनी है। दैट्स अ डिसीजन यू मेड, सो यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। इसमें आई कैन नॉट क्रिएट टाइम फॉर यू, यू हैव टू टेक आउट 6 आवर्स, 5-6 hours, because that's the bare minimum you will have to put, even if you are doing for 2, like you're preparing 2 years from now. There are people, myself also, have been preparing this exam since years, and then क्या है, फिर भी समय कम लगता है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी और करना है, और करना है। तो ये चीज समझो। खैर, जब आप क्लास लगा रहे हो, पहले तो कोशिश करो लाइव ही लगाओ। 2x की स्पीड पे देखना स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है। उसका कारण सिंपल सा है, 2x की स्पीड में हम कितनी बार अपना फोन खोलते हैं, कितनी बार हम बाहर जाते हैं, उठ कर जाते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती। जो जो कोशिश करे, जो जो लाइव देख सकते हैं वो लाइव देखे, जो नहीं देख सकते वो ऑफकोर्स रिकॉर्डेड देखे। लाइव में आपको शायद लग रहा होगा कि रिकॉर्डेड वर्जन में आप ज्यादा टाइम सेव कर लोगे, विच मे बी ट्रू फॉर सम डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट्स, बट डिसिप्लिन इतना कॉमन नहीं है, इट्स अ लग्जरी। जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनका टाइम ज्यादा लगेगा, और अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन कंपैरेटिवली कई बार कम हो जाती है। दिस इज फॉर सम पीपल। 3 to 4 आवर्स की क्लास है, 2 काम कर सकते हो। मैं आप सबको पहले तो सजेस्ट करूंगी कि एक टैब ले लो, अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आईपैड ले लो, स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है। और एक सब्सक्रिप्शन ले लो नोट मेकिंग ऐप का, स्क्रीन को स्प्लिट करो, और उसी जो नोट मेकिंग ऐप है अपने नोट्स को डाउनलोड करो, जो आपके सारथी के नोट्स है। क्लास में जो करा रहे हैं साथ साथ में नोट्स को भी पढ़ते जाओ, और उसमें वैल्यूडेशन करो, अटेंटिव लिसनिंग बट अटेंटिव रीडिंग एंड हल्की फुल्की स्क्रिबलिंग। और अगर आप कुछ इधर उधर लिख भी देते हो उसको रब कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको 10 किलो नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे कि एक कॉपी पे बना दिया, वो हम कभी रेफर नहीं करते। दोज आर एडिटेबल नोट्स, आपने लिखा है पेन से, जो आपका डिजिटल पेन होता है उसी से रिमूव कर दिया। अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी, अ लॉट ऑफ improvement, improvisation you can do when you revise from the same place. Do not
आई वुड से यूज कॉपी पेन, बिकॉज आप वो कॉपी पेन दोबारा यूज नहीं करोगे. हैविंग सेड दैट, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कर लेंगे, जो कॉपी पेन से कर लेंगे, उनको पता है कि नहीं वही मेरा मेथड है, डोंट चेंज इट. बट आई एम जस्ट टेलिंग फॉर मोस्ट पीपल, ये जो सोर्सेज हम एक्सपैंड करते हैं ना, वो नहीं करना है, हमको मिनिमाइज करना है. एक ही जगह पे सब कुछ होना चाहिए. तो स्टार्टिंग से ही वो आदत डालो कि जब क्लास ऑन हो तो हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं और एक्टिव रीडिंग भी कर रहे हैं. नोट्स भी अपने सामने खोल के रखो और उसमें ही वैल्यूडेशन करो डिजिटली. और बाद में अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत बेकार की चीजें जो आपको एग्जाम में काम नहीं आएंगे वो भी स्क्रिबल करोगे, आप उसको रब कर सकते हो. उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई है तो उसको और शॉर्ट में बेटर वे में लिख सकते हो, उसमें पेजेस ऐड कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको एडिट कर सकते हो, ताकि फाइनली जब आपके पास एग्जाम पास में हो तो आपके पास 100-150 पेजेस से ज्यादा फॉर वन सब्जेक्ट हो ही ना. फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू हैव डन, चाहे आपकी पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपकी टेस्ट के थ्रू वैल्यूडेशन हो, चाहे क्लासरूम से हो, आपके पास कंसोलिडेटेड चीज हो एक ही जगह जो आप एक शॉर्ट अमाउंट टाइम में कर सके. सोर्सेस को एक्सपैंड नहीं करना है, ये काम आपने करना है क्लास में ही. और ये जो एक तरीके का नोट्स हाइजीन कह लो, ये शुरू से ही आदत डालनी है. नोट्स मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अ टर्म ऑल्सो, बट क्रिएट हाइजीनिक नोट्स शुरू से ही. शॉर्ट नोट्स, डोंट एक्सपैंड. दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. और उसके बाद जब आप 2 आवर्स को इसी को पढ़ने बैठोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2 घंटे में क्या पॉसिबिलिटी है कि खत्म नहीं होगा अगर आप क्लास में ही ढंग से पढ़ लो. 6 आवर्स में आपने पढ़ लिया, सुबह क्वेश्चंस कर लिए, फिर क्लास में ढंग से पढ़ लिया और ये 2 घंटे रिवाइज कर लिया, और कुछ नहीं करना है. कॉलेज करो, कॉलेज का होमवर्क करो, जो करना है करो, यू कैन डू इट. ये काम आपने करना ही करना है एवरी डे. और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कॉलेज बहुत लाइट होगा. यूज एवरीथिंग स्ट्रेटेजिकली. अगर तो आप कोई ऐसे कोर्स में हो या ऐसे कॉलेज में हो जहां पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज इट स्ट्रेटेजिकली. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में आप एग्जाम से 20 दिन पहले भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा. क्लासेस में आप एक्टिव रहोगे. अगर आपके पास ये सोशल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कॉलेज में, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम की तैयारी करो कॉलेज की, रादर देन कॉलेज के नोट से यूपीएससी को हेल्प लो. यूपीएससी के नोट से कॉलेज के एग्जाम्स देकर आओ, कॉलेज में काम चल जाता है. स्ट्रेटेजिकली मल्टीपल चीजें नहीं करनी है एक ही चीज के साथ. अगर आपको लगता है थोड़ी वैल्यूएडिशन करनी है तो यूपीएससी में ही कर दो कॉलेज वाली. उन सारी चीजों को हमें साथ में करना है. समझ गए? समझ में आ गई मैंने क्या बात बोली? क्या ये 2 रूल्स हमें क्लियर है? क्या चीजें डीक्लटर हो रही हैं कि कैसे करना है? इससे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे. देखो, अननेसेसरी मैसेजेस मत लिखना, कहां जाना है कहां नहीं जाना है. हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान दो. डज इट मेक सेंस टू यू सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड? It is decluttering. So the point in this examination is to keep decluttering while there is a lot of chaos around you. तीसरा रूल, 6 महीने, ज्यादा नहीं, क्योंकि 6 महीने में आप खुद समझदार हो जाओगे. एग्जाम को लेकर समझदार आप ऑलरेडी हैं, बट एग्जाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो जाएंगी. 3 महीने के लिए ट्रस्ट योर टीचर्स. ज्यादा नहीं, ब्लाइंड वर्शिप नहीं करना है. योर मेंटर, सबको ऐसा नहीं है कि सबकी सुनी जानी है, सबके अलग अलग तरीके हैं तो उसको फॉलो करी जाना है. सुनो सबकी, करो मन की, बट वो कंसिस्टेंटली करो. और ट्रस्ट योर सोर्सेज. दिस इज द हार्डेस्ट थिंग. आपको यूट्यूब पे कोई ज्योग्राफी का लेक्चर मिल जाएगा, कोई हिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा. मैं ये नहीं कह रही वो अच्छे नहीं है, वो मे बी और भी अच्छे हों, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूं. देयर वुड ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है. ये 6 महीने, जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस को अपनाओ, सक्सेस आपके पीछे आएगा. वो आइडिया दिमाग में रख लो. हमें एक्सेल करना है, जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक्सेल करना है. एग्जाम इस वजह से नहीं रुकेगा कि इधर उधर की चीजें जो हमने नहीं पढ़ी है, उस टीचर ने जो पढ़ाया वो नहीं किया तो एग्जाम रुक गया. एग्जाम इसलिए रुकता है कि जो बेसिक सोर्सेज आपके पास है वो एक्सेल नहीं हुए. मैंने हर बार हर अटेम्प्ट में ये देखा है कि मेरे क्वेश्चंस गलत ही पढ़ी हुई चीजों में से होते हैं. जब हम पढ़ी हुई चीजें गलत करते हैं वो
और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ी हुई चीजें गलत करना, वो हो जाती है, दैट्स नेचुरल, पर उसको मिनिमाइज करना, जो अपने सोर्स से कर लिया उसको और अच्छे से उसी को क्लैरिफाई करो, उसी को होन करो, अपनी एक ही तलवार पिकअप करो और उसी को होन करो, उसी में वैल्यू एडिशंस करो। उसके लिए 10-10 बुक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत मन करेगा कि किसी ने बोल दिया ये बुक पढ़ लो, किसी ने बोल दिया ये वीडियो देख लो। अगर मैं भी कहूं कि मैंने भी कोई वीडियो बना दी है और मैम ने, मान लो पल्लवी मैम ने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, मैंने भी यूट्यूब पे कोई वीडियो बना दी है, मैंने पढ़ा दिया है, आपको मेरी वीडियो जाकर नहीं देखनी है अनटिल और अनलेस आपको जरूरत महसूस हो कि मे बी इस टीचर का पढ़ाने का स्टाइल मेरे लिए, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, वर्क नहीं कर रहा, अब मुझे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, विच इज ओके। बट वो ऑल्टरनेटिव आप सोच समझ के ढूंढोगे और फिर उसको कंसिस्टेंटली करोगे, दोनों नहीं करने हैं। समझ में आ गया? बुक्स अब कौन कौन सी पढ़नी है, देखो एनसीईआरटी में अगर आपको पढ़नी ही है तो हिस्ट्री की पढ़ना, वो भी 11th-12th की बस, और ज्योग्राफी की पढ़ना। और आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आपको पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना, पर फिर दैट इज या तो अपने नोट्स पढ़ना या लक्ष्मीकांत पढ़ना, ठीक है? या आप अपने नोट्स पढ़ना या लक्ष्मीकांत पढ़ना, दोनों सोर्सेज नहीं करने हैं। सोर्सेज आपके क्लास नोट्स, इकोनॉमी के लिए क्लास नोट्स ही करने हैं और कुछ नहीं करना है। साइंस एंड टेक के लिए क्लास नोट्स ही करने हैं, इन्वायरमेंट के लिए क्लास नोट्स ही करने हैं, इसके लिए और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसमें वैल्यूएशन हो जाएंगे जब एग्जाम में पास आएगा, बट अभी के लिए नहीं। हिस्ट्री के लिए आप अपने क्लास नोट्स भी कर सकते हो, जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने क्लास नोट्स ही पढ़ो। अगर आपको एनसीईआरटी करनी ही है तो आप एनसीईआरटी को स्टोरी समझने के लिए बस पढ़ लो क्विकली एज अ स्टोरी, और लास्ट में 10-12 पेज के नोट्स बना लो, बस उतना सा। उसके अलावा एक सोर्स अपने क्लास नोट्स को ही रखो। मैं नहीं कहूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो हिस्ट्री में, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग मीन्स ओरिएंटेडनेस नोट से ज्यादा बेटर आएगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ा चुकी हूँ हिस्ट्री, तो आपको मैं बता सकती हूँ। ज्योग्राफी में भी मैम बोलेंगे शायद आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, पर मैम के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, आप पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के मैम के नोट्स। ऑल्टरनेटिवली ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो टॉपिक्स हैं, उसमें से क्वेश्चन वो ऐसे घुमा घुमा के डालते हैं, वो आपको टॉपिक्स पता चल जाता है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आने ही आने। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी, या तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर लो, या सारथी की वेबसाइट पे ज्योग्राफी के नोट्स है मेरे प्रीलिम्स के, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़कर, मैपिंग और दोनों चीजों को लेकर उनको अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ है, जो उसके मिसिंग डॉट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में, उससे रिलेटेड चीजें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो भी दिमाग लगाना है पीवाईक्यू से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी है, उसका पूरा निचोड़ बना हुआ है, वो पढ़ लो जस्ट फॉर द वो थिंग। अदरवाइज, और पॉलिटी में अगर लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो फिर इसी को पढ़ना है, नहीं तो सर के नोट्स पढ़ने हैं, दोनों चीजें नहीं करनी है। लक्ष्मीकांत या सर के नोट्स, अगर लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो सर की जो केस लॉज और अंडरस्टैंडिंग वो देंगे, तो आपको इसमें वैल्यूएशन अलग से नोट बनाने पड़ेंगे, या फिर आप सिर्फ सर के नोट्स करोगे, लक्ष्मीकांत रहने दोगे, कुछ नहीं और करना है ना। जीसी लियोंग करनी है। मैंने आपके नोट्स के अलावा 3 सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, हिस्ट्री की 11th-12th की एनसीईआरटी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस आप रीड कर लो, पढ़ने के लिए, स्टोरी के लिए बुक्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए रीड कर लो एंड देन क्लास पे फोकस कर लो। नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करनी है तो कर लो, मैं रोक नहीं रही हूं। इट्स अ गुड बुक, यू कैन रीड इट। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मेरे को लगता है नेसेसरी है, कोई बहुत बढ़िया भी पढ़ा है तो भी नेसेसरी है, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ निटिग्रिटीज आ जाती है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर लो, टॉपिक्स के लिए, कंटेंट के लिए, कि क्या आ सकता है। सारथी की वेबसाइट पे है, आप जाओगे टीचर सेक्शन में जाओगे, मेरा नाम आएगा, मेरे नाम के नीचे बहुत सारे नोट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के। आप ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स में नोट्स हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो और उसको रेफर कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव टू ज्योग्राफी। उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है एनसीईआरटी का, उससे बहुत ज्यादा, और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। एनसीईआरटी में समझ नहीं आता है, वैल्यू एडिशंस में प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी है चैलेंजिंग ज्योग्राफी की। और लक्ष्मीकांत का, अगर आपको लक्ष्मीकांत करनी है तो फिर सर के नोट्स मत करो और सर की बातों से वैल्यूएशन कर लो, या फिर सर के नोट्स ही करो, लक्ष्मीकांत मत करो। समझ में आ गया सोर्सेस? क्या ये 6 महीने के लिए 3 चीजें कर सकते हो आप? पीवाईक्यूज करने हैं यूपीएससी के, दूसरा पीवाईक्यूज के लिए दिशा पब्लिकेशंस ले लो या कोई और ले लो,
देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेनी है, मैंने वो पढ़ी थी तो मैं वो बता रही हूँ, दूसरी का मुझे पता नहीं। दूसरा, पढ़ाई की स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। तीसरा, ट्रस्ट योर सोर्सेज, यही सोर्सेज करने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कितना भी आपका मन करे करने का, अनटिल और अनलेस आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि समझ नहीं आ रहा। मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, वो मैम से समझ नहीं आ रहा है या सर से समझ नहीं आ रहा, वो टॉपिक आप अलग से कर लो, सारा सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 6th to 12th एनसीईआरटी कुछ भी नहीं करना। हमें सेम सोर्सेज को इतने अच्छे से करना है कि आपको लगता है कि सोर्सेज में जो क्लास में लिखवा दिया वही परफेक्ट होगा। आप और सर्च कर कर पीवाईक्यू करने के बाद, टेस्ट देने के बाद, क्या आप वैल्यूडेशन इन सोर्सेज में नहीं करोगे? क्या यूपीएससी का जब आप ये काम कर रहे हो ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें आएंगी ही आएंगी। आई हैव डन सेल्फ स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन and I've cleared prelims 4 times, and even the first time and fourth time when I didn't clear, that was by just 1 mark and half mark, and I've done only self study. So please trust me when I am telling you, you have to sit and study yourself for basics and foundations. If you don't do that, nobody can save you. और प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मेंस का मौका नहीं मिलेगा, ये फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तो मेंस के आंसर्स का बेस रेडी नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर होगा, वो यहीं से बनेगा। तो सेल्फ स्टडी, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न समझना, और दूसरा ऐसे खुद से एफर्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं 3 पॉइंट्स के बाद, अब बैकलॉग कॉलेज एग्जाम्स जो आप सबके होंगे। देखो, व्हाट आई वुड सजेस्ट, पहले तो बैकलॉग क्रिएट करना नहीं है। अगर आप ये फॉलो करोगे क्रिएट होगा नहीं, अगर क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स आप सीरियस नहीं हो। ये फुल टाइम काम है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं कि ये सोच के कि 2 साल है, फिर से आप आधा सब्जेक्ट कंप्लीट कर भी लोगे ना, अगर आप बैकलॉग, आप कुछ टाइम के बाद वापस आओगे इस सब्जेक्ट पे, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि पहली बातें समझ नहीं आएंगी। सो प्लीज आप वो काम मत करना, अभी समझो क्या बात है, नोट्स बल्कि समझो। हाँ, थर्ड रिवीजन में, वेरी गुड अंशिका, एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ, नोट मेकिंग, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। क्या आपको नोट्स बनाने, बिल्कुल किसी चीज के नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स के नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाने। प्रीलिम्स के नोट्स मैंने जाके 5th अटेम्प्ट में बनाए थे पिछले साल कि मैं बोर हो गई थी करके। मेंस के नोट्स बनाने हैं, वो भी ऑप्शनल के। अगर प्रीलिम्स के बनाने हैं तो बस वैल्यू एडिशन के वही अपने टैब में ऐड कर लो, पेज ऐड करके, कोई भी एक अच्छे नोट्स की ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो और उसमें इस तरीके से वन नोट है, कोला नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, तो उस तरीके से उसी में करो। मेंस के लिए आप बना सकते हो ऑप्शनल के नोट्स, मेंस के दूसरे नोट्स भी आपको उसी नोट से शॉर्ट करके बना सकते हो, ऑप्शनल के बना सकते हो, जीएस के बना सकते हो। प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाने हैं, कारण ये है प्रीलिम्स में डिटेल इज द की, और डिटेल 3 रीडिंग से पहले नहीं समझ में आती है व्हाट्स इंपॉर्टेंट, तो नोट्स नहीं बन सकते हैं जो आपको एग्जाम में फुल प्रूफ तरीके से बचाएंगे। प्रीलिम्स में कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और आप अगर स्टार्टिंग में नोट्स बना लोगे आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। इफ यू रियली वांट कि आप नोट्स बनाओ, तो कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक याद नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक टेबल बना लो बस। हाँ, तो मत बनाओ ना नोट्स, तो किसने बोला है नोट्स बनाने के लिए? अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्लास में एक्टिव रहना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता बस वो एक टॉपिक का नोट बना लो बस, ठीक है। अब बात आती है बैकलॉग की। पहली बात तो मैं इस बात को मानती ही नहीं हूं कि आपका बैकलॉग होना चाहिए, एक ही क्लास है, ज्यादा कुछ है नहीं। यूट्यूब, अगर आपका बैकलॉग हो रहा है, कट ऑल द क्लटर, यूट्यूब वीडियो ना देखो, अननेसेसरी वीडियोज या कुछ और जो आपका ऑप्शनल वगैरह कुछ नहीं करना है, बस जो कहा है उतना करना है। बैकलॉग अगर इसके बाद भी हो रहा है तो आप सीरियस नहीं हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक लेजिट रीजन फॉर बैकलॉग क्या है? एग्जाम्स या फिर आपका वर्क, अगर आप इफ यू आर वर्किंग, तो क्या आपके एग्जाम्स इतने अनप्रिडिक्टेबल है, या फिर क्या आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम्स कब होने हैं, कैसे होने हैं, कितना टाइम मुझे लगेगा? पता है ना सब कुछ कि एग्जाम कब होने हैं, कितना टाइम लग सकता है। मुझे मेरे कॉलेज में पता होता था कि मेरा सोशल साइंसेस था, मैंने आई हैव डन ग्रेजुएशन इन सोशल साइंसेस, आई हैव डन ट्रिपल मास्टर्स इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी एज वेल एज इन पीएसआईआर। तो मेरे को पता होता था कि मैं क्लास में पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैंने एग्जाम से 15 दिन पहले भी पढ़ा, मेरा काम चल जाएगा, और 3-4 दिन एग्जाम्स होते हैं, तो 20 दिन
20 दिन मुझे पता है एग्जाम्स में जाएंगे, ठीक है। तो 4 महीने में अगर सेमेस्टर टाइम टाइप एग्जाम है या साल में 2 एग्जाम्स है, तो 20 दिन उसको आप रिमूव कर दो अपनी स्केड्यूल से। वैसे ही 20 दिन एक्स्ट्रा, 1 मंथ का स्लॉट एक्स्ट्रा रख लो, और वो जो 20 दिन में आपका क्लास वर्क होगा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद। मान लो 1 महीने का बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो उस 1 महीने के बैकलॉग को आप 2 मंथ्स में डिवाइड कर दो, थोड़ा सा स्लॉक करके। बाकी किसी मंथ का बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, फाइन। देखो, आई अंडरस्टैंड कि आपकी जो भी ड्यूटीज हैं या कुछ भी, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू, बट दिस इज व्हाट योर स्ट्रगल इज। Regardless of whatever is there, you have to focus on your goal if you're serious about it. That is, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको आपका नींद, चैन, सब कुछ त्याग करना पड़ता है, सब करते हैं जिसको करना है। तो उस चीज का सोल्यूशन आपने एग्जाम जॉब के साथ देना है या कॉलेज के साथ देना है, वो तो आपका डिसीजन है ना। तो उसके साथ हमें कैसे टाइम निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा, बट ये बेयर मिनिमम हमें करना पड़ेगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे सकती हूँ, बेयर मिनिमम बता सकती हूँ आपको, आपकी इधर उधर जो आपको डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपकी प्रेपरेशन को हैम्पर कर रहे हैं, उससे रोक सकती हूँ, लेकिन जो टाइम निकालना है वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा अब बात आते हैं, क्या ये 6 महीने में नहीं सोचना है? ऑप्शनल आपने नहीं सोचना है इस साल। ऑप्शनल या आप अगले साल जनवरी से करोगे, या ऑप्शनल आप कब करोगे, जुलाई से करो, दोनों आपकी चॉइसेस है, आप कर सकते हो। दूसरा, आपको ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचना है, सी सैट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कितना भी श्योर हो सी सैट को लेकर कि सी सैट करना है, आता है, ये है वो है, नहीं सोचना है। आप 0 लेवल पर भी हो सी सैट पे, तो भी सी सैट अगर आप 6-7 महीने आधे 1 घंटा रोज दो, एंड आई एम समबडी हु हैज नॉट लाइक्ड मैथ्स ऑल हर लाइफ, एंड आई हैव नॉट राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने यूपीएससी का प्री एग्जाम नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सी सैट कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बता रही हूं कि सी सैट को सिस्टमैटिकली जैसे करना है, it can be covered in 6 months, and I've always cleared CSAT barring my first attempt, that too by half mark and with good margin. CSAT को बैलेंस किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, 6 मंथ्स काफी होता है, आप अपने केस में 8 महीने दे देना। तो CSAT का स्ट्रेस भी नहीं लेना है, आंसर राइटिंग भी आपको नहीं सोचनी है अगले 6 मंथ्स। वन थिंग एट अ टाइम, मीन्स भी नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं सोचना है, नहीं पढ़ना है, नोट मेकिंग नहीं करनी, लेकिन जागरूक रहना है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़कर एज अ पता होना चाहिए, या ऐप से देखो, न्यूज तो वैसे ही पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ा बहुत, या 1-2 आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है कवर टू कवर न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1-2 आर्टिकल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें से कोई नोट्स नहीं बनाने। अगर आपको मेंस का सिलेबस पता है तो 2-4 एग्जाम्पल जरूर ऐड कर सकते हो, वो भी अपनी डिजिटली ऐड करना, जो एक्चुअली यूज करो कॉन्टेक्चुअली। अभी क्योंकि आप मेंस नहीं कर रहे हो, वो कर नहीं पाओगे, तो न्यूज़पेपर सिर्फ समझ के लिए करो। अगर करना है, अगर आप चाहते हो एज द लास्ट प्रायोरिटी, अगले 1 साल आपको न्यूज़पेपर के बारे में भी, 6 महीने तो बिल्कुल नहीं सोचना है। तो अगर हमें पता है क्या नहीं करना है, तो टाइम तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया ना, ऑप्शनल से डिस्ट्रैक्ट होंगे, कितनी भी वीडियोस आ जाए, या कोई भी कहते ना सी सैट से डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, आंसर राइटिंग से होंगे ना उससे होंगे, तो एटलीस्ट जो आपके पास है उस पर फोकस कर पाओगे। अब हम 6 मंथ्स फोकस करेंगे, ये एमसीक्यू वाले पीवाईक्यूज, एमसीक्यू पीवाईक्यूज लास्ट 15 ईयर्स, इसको लिख लो, एटलीस्ट 3x करना है हमें, ठीक है, उससे ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप चाहो। इस टाइम तक आपकी समझ प्रीलिम से रिलेटेड पूरी बन गई होगी, और इसी में हमें एटलीस्ट 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं, एक्टिवली करने हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं हो रहा, आपके लिए कोई टीचर वर्क नहीं कर रहा, यूट्यूब पे कोई मैराथन देखकर उससे कवर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ये काम करना है, हमें गोल्स कंप्लीट करने हैं, हमें कितनी टीचर्स को देखना है या कितनी क्लासेस कवर करनी है, वो हमारा गोल नहीं है। हमें ये सब्जेक्ट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करने हैं, वो हमारा गोल है। और आप में से अगर किसी के पास और टाइम है तो प्लस साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी कर लो,
शिवन सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराया, वही देख लो, यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, देखकर आप पहले से आइडिया लगा सकते हो सब्जेक्ट में है क्या। कुछ नहीं बदलता है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट तो मैं क्योंकि सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने यूट्यूब से ही करके गई थी मैं, और उससे भी हो जाता है। माई पॉइंट इज नॉट टू टेल यू कि नहीं करना है यहां से या कहीं से भी, माई पॉइंट इज कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। बात समझ में आ रही है? इट्स अबाउट यू कि आपको अगर किसी से समझ नहीं आ रहा तो आपकी वो ड्यूटी नहीं है कि आपको उनको समझते ही रहना है। आपको अपने बारे में सोचकर आपको प्रायोरिटाइज करना है, बट 10-10 चीजों में एक्सपैंड नहीं करना है, फिर एक डिसीजन बनाना। वैसे तो आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज वी गॉट द बेस्ट टीम इंडीड, बट अगर कभी टू ईच हिज ओन कभी प्रॉब्लम आती है, कोई टीचर वर्कआउट नहीं कर रहा, हो सकता है क्योंकि आपका पढ़ने का स्टाइल अलग है, उनका पढ़ाने का अलग है, तो ऑल्टरनेटिव ढूंढकर शिफ्ट कर जाओ, पर बार बार शिफ्ट नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रही है? बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेज है। उसके बाद अब हम जनवरी में आते हैं। अगले साल मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप में से जो ग्रेजुएट हो गए होंगे साथ ही ऑप्शनल शुरू कर दो। आप में से जो ग्रेजुएट नहीं हुए होंगे तो जुलाई में ऑप्शनल शुरू कर दो, सिर्फ मेंस करो, है ना, या वर्किंग है। ऑप्शनल 6 महीने ही करना है, ज्यादा नहीं। और इसके साथ आप साथ साथ में न्यूज़पेपर और साथ में आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू, नॉट आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, बस। और अगर आपके कोर्स में बाद में भी है पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप तो भी यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स होंगे सर के, वो देखकर उसको कवर कर लेना। मेंस के पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद मत करना, वो आप गाइडेड तरीके से कर लेना साथ साथ में। समझ में आ गया? जुलाई से ऑप्शनल, और फिर अगले साल से देन यू बिकम प्रॉपर इस तरीके से, ये व्हाट डू यू कॉल, फिर ये तो हो गया आपका पूरा 2027, है ना, और 2028 में तो पढ़ना ही है फिर से प्रीलिम्स पूरा, उसी पे ही फोकस करना है। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप ये करो और यहां से आप जुलाई से फिर से आप इसकी रिवीजन करो, मेंस की 6 मंथ्स में प्लस प्रीलिम्स की फुल टाइम तैयारी करो, नहीं तो फिर ये तो सिंपल वाला है ही। खैर, ये सब बात की बातें हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी अगले 6 महीने क्या करना है समझ में आ गया? फाउंडेशन। इफ यू डू दैट, दिस विल बिकम रियली रियली इजी, बिकॉज दैट्स नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, दैट्स फॉर एवरीथिंग एल्स, दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर, दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मेंस, दैट्स फॉर डूइंग एवरीथिंग, दीज आर द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। जनवरी से आप मेंस की तैयारी शुरू करो। अगर आपके पास फुल डे है, इफ यू हैव फुल डे नाउ, मे बी मेनी ऑफ यू मस्ट बी ग्रेजुएटिंग बाय देन, ग्रेजुएटिंग नॉट बाय देन, बट मे बी आप थोड़ी चीजों को, अभी आप नए नए तैयारी में आए हो, आप टाइम ज्यादा निकाल पाओ, विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो। दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट हाफ में ऑप्शनल करो, सेकेंड हाफ में अपना जीएस करो। अगर आपके पास हाफ डे ही है, या तो मेंस की तैयारी पिकअप कर लो जनवरी से, या तो ऑप्शनल की तैयारी पिकअप कर लो, और वही अपनी रूटीन पे चलते रहो। बात समझ में चलो मैं 2 केसेस में समझाती हूँ। से देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन वुड हैव हाफ डे जस्ट लाइक यू आर हैविंग राइट नाउ। व्हाट यू विल डू, जनवरी से आप मेंस की तैयारी करो, जनवरी से जुलाई मेंस पक्का कर लो, जीएस पेपर्स पूरे, और जुलाई से आप क्या कर सकते हो, जून से आप नवंबर तक क्या करोगे, ऑप्शनल करोगे। ठीक है, उसके साथ थोड़ा बहुत बेसिक सोर्सेज रिवाइज करते जाना जो पिछला पड़ा हुआ है। अगर आपके पास पूरा टाइम है अपने पास, और फिर उसके बाद आपको प्रीलिम्स करना है, 3 फेजेस होंगे, 4 फेजेस होंगे। अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज नेक्स्ट ईयर मेंस, थर्ड फेज वुड बी ऑप्शनल, फोर्थ फेज वुड बी प्रीलिम्स फॉर 2028 for people who have half day at their disposal. For people who have full day at their disposal, after maybe January, maybe they quit their jobs, maybe उनके courses conclude हो रहे हैं, what they can do from January or February, they can divide their day into 2 parts. First part of the day they can do their optional or mains, and second part vice versa similarly. तो 2 parts कर कर जुलाई में ही मेंस की तैयारी conclude कर कर, फिर अगस्त से फिर से फर्स्ट हाफ में ऑप्शनल को दोबारा से इंप्रूव करो, और सेकंड हाफ में फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढ़ो, एंड देन फिर से फेज 4 में जाकर प्रीलिम्स जैसे फुल डे करना है, वही तरीके। समझ में आ गया?
इवन इफ यू आर गिविंग फुल टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन ऑल्सो आप 6 महीने बस इतना ही करो. Let's start slow and build our foundation properly. There's no need to rush. Even if you're doing full time right now, then also follow what I've told you for the next 6 months. If you have not understood anything of this, it's okay. आप 6 महीने का जो मैंने रोड मैप दिया है वो आपने फॉलो करना है. हाउ टू चूज ऑप्शनल एंड ऑल, लेट yourself immerse in the subjects. You need to have an understanding of the subjects. आपके बहुत opinions बदलेंगे subjects को लेकर. Not the right time to choose optional. Some of you might be having their graduation and they already know what's their optional. Others who are not sure, wait and study first the foundational subjects. Fine guys, so that is all that I had to tell you about the plan for the preparation, and I've taken enough time from you. If you have any questions, let me know. देखो ये रिवीजन ही तो है. अगर आपके पास ऑलरेडी आप पहले क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद आपके वीकेंड आपके टेस्ट भी होंगे, उसके बेसिस पे आप अपनी रिवीजन कर सकते हो. और आइडियली मैंने ये टाइम बताया है जो कि इतना पढ़ना है. आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी भी अगर आपको रिवीजन की जरूरत होती है, पीवाईक्यूज कर रहे हो, उसमें भी तो रिवीजन ही हो रही है. समझ रहे हो? रिवीजन पीवाईक्यू के थ्रू भी तो टॉपिक्स ही कर रहे हो, वो भी तो रिवीजन ही हो रही है. काफी है ये. ठीक है. और उसमें से कभी आपको ब्रेक्स आती है 10 दिन 15 दिन, कभी ऐसा हो जाता है क्लासेस में ब्रेक्स आएंगे क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कोर्स है, उसमें पढ़ना मिलेंगे आपको रिवीजन ब्रेक्स भी, तो उसको यूटिलाइज करना. तो दिन में सुबह आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, उसमें भी टॉपिक हो रहा है, फिर क्लास में कर रहे हो वो भी रिवीजन हो रही है, फिर नोट्स पढ़ रहे हो उसमें भी रिवीजन हो रही है, फिर टेस्ट दे रहे हो उसमें भी रिवीजन हो रही है. टॉपिक्स की रिवीजन करो, सब्जेक्ट्स की मत करो. और उसके बाद आपको बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स मिलेंगे कोर्सेज के बीच में, क्लासेस के बीच में, तो उसमें आप पिछला सब्जेक्ट कवर कर सकते हो. ठीक है. नोट मेकिंग में देखो वन नोट है, कोला नोट्स हैं विच आई यूज, आप कोई भी यूज कर सकते हो. ठीक है. एंड मेरी ऑनेस्ट सजेशन रहेगी कि डीक्लटर करने के लिए इफ यू कैन गेट अ टैब ले लो, है ना. It makes not a necessity but makes things very very convenient. ठीक है. Not a necessity of course, I have not used it for 4 years in my preparation, so just letting you know कि it makes life a lot easier because you never refer to your class notes और copy के notes, वो पड़े रह जाते हैं, रेफर नहीं होते हैं, एडिट नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें बदलती रहेंगी बीच बीच में. नहीं, उनके नोट्स वोट्स किसी चीज के नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है. बस वो टॉपिक अगर आप कर रहे हो उसका एक छोटा सा हाफ पेजर बना लो, और सारे नहीं करने हैं, सारे टॉपिक्स भी नहीं कवर करने हैं. जो एक दो टॉपिक आपको लग रहा है रेकरेंट, आप दिन में अगर 25 पीवाईक्यू कर रहे हो, हमारे पास टाइम उतना ही है, आप 40 मिनट्स लगा के पीवाईक्यू करोगे, उसके बाद कितने टॉपिक्स कर पाओगे? मे बी एक टॉपिक पर डे कर पाओगे, उतना ही करना है. ये नहीं कि 25 क्वेश्चंस है तो 25 टॉपिक्स करने के लिए बैठ जाओ. नो, जस्ट 1 टॉपिक पर डे एक्स्ट्रा कर सकते हो आप. ठीक है. समझ में आ गई बात? फाउंडेशन के नोट्स नहीं बनाने. नोट्स शोभित अभी नहीं बनाने. आपको सिर्फ कोई टॉपिक का लगे नोट बनाना है, वो टॉपिक का बना लो, जो चीज सिर्फ पढ़कर, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट, व्हाट्स ग्रीन एंड चाफ. नोट्स तब बनते हैं जब पता हो आना क्या है, एग्जाम समझ में आ गया हो. मैं बना सकती हूँ नोट्स, आप नहीं बना पाओगे अभी, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा, फिर आप कहोगे कि मेरे नोट्स में गैप्स हैं. ठीक है. आपकी एमएमपी की स्केड्यूल कब है? व्हाट्स योर स्केड्यूल फॉर एमएमपी? अरे नोट्स अगर नहीं बनाते हो तो आप उसी को पढ़ लो ना, उसी को पढ़ लो. आपका आई अंडरस्टैंड, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लिख लिख कर पढ़ने की आदत है ना. आप कर सकते हो, उसके उसे रनिंग नोट्स बोलते हैं, आप कर सकते हो, मैं रोक नहीं रही हूं, बट वह लेट नॉट देम बी योर फाइनल नोट्स. उसी में आप नोट्स में एक पेज ऐड कर कर आप स्क्रिबल कर सकते हो, उसको शॉर्टन कर सकते हो.
बट वो पेज भी रहने दो वहीं पे, फाइनल नोट्स मत बनाओ, और कुछ तो नहीं। तो जनवरी में ऑप्शनल, पर ऑप्शनल शुरू करना है फिर जनवरी में, ओके? नहीं, कुछ नहीं करना है, अगर कुछ नहीं करना और फाइन। देखो, अगर आप फुल टाइम पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल कर लो, अगर कॉलेज में हो तो अभी ऑप्शनल मत करो, हौच पौच हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पढ़ाई को ढंग से शौक से करने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है? सीखने की चाह से पढ़ो, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। अगर सिर्फ किसी चीज के पीछे भागते रहोगे, नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। सेमेस्टर एग्जाम को मैंने अभी बताया कि यू ऑलरेडी नो आपके एग्जाम कब है। जब वो होंगे, कीप योर स्केड्यूल एम्प्टी। थोड़ी लॉन्ग टर्म 6 मंथ की प्लानिंग तो करके ही चलोगे, वो एम्प्टी रखो, और जो आपका उस टाइम का सारथी का शेड्यूल रह जाएगा, कोई बात नहीं, आप उससे उसके बाद वाला जो टाइम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर अगर 1 महीने का काम रह गया है तो उसको आप 2 मंथ्स में डिवाइड करके कर लेना, हाफ हाफ करके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके, यही होता है। फाइन। बट अभी कोई बैकलॉग मत बनाना, आपका कोर्स ऑलरेडी बहुत स्लो है, इसमें बैकलॉग बनाओगे तो यू विल नॉट बी हेल्पिंग योरसेल्फ। हाँ, एक और तरीका बता सकती हूँ, कभी मान लो आपकी कोई क्लास स्किप हो गई है या बैकलॉग क्रिएट हो गया है फॉर वट एवर XYZ रीजन, तो आप रैदर कई सब्जेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, सिर्फ नोट्स पढ़कर उससे काम चला लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओ यू हैव डन PYQ सिंस अ लॉन्ग टाइम, आप कर ही रहे हो, आपकी दूसरी या तीसरी रिवीजन चल रही है, तो आप स्किप कर दो PYQ वाला स्लॉट, उसमें बैकलॉग कवर कर लो, है ना? अभी के लिए ये शुरू करो, उसके बाद जब थोड़ा बहुत बैकलॉग आ जाएगा फिर प्रायोरिटाइजेशन से आप कर सकते हो। बैकलॉग तो सबके साथ आता है, चाहे आप कितने भी सालों से तैयारी कर रहे हो, बैकलॉग तो आएगा ही, बट द पॉइंट इज कि आप फिर प्रायोरिटी पे आ जाना कि क्या प्रायोरिटाइज करना है, लाइक दैट। ऑलराइट गाइस, हाँ, आप CSAT तब कर लेना, वही तो कह रही हूँ कि अभी नहीं सोचना है, 8-9 महीने पहले भी करोगे तो चल जाएगा, आपका थोड़ा और जल्दी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना ही 1 घंटा होगा CSAT, धीरे धीरे करते रहना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शुरू तो करो। सो डोंट थिंक टू मच नाउ, द 6 मंथ प्लान इज क्लियर और नॉट, व्हाट आई सेड। ये तो हमने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, क्या ये आप बता सकते हो कि स्ट्रीक नहीं तोड़ोगे पढ़ाई की, क्लास में एक्टिवली पढ़ोगे, साथ में आप PYQ सॉल्व करते रहोगे, और PYQ करते करते वो PYQ से एक टॉपिक पिकअप करोगे और उसके बारे में शौक से पढ़ लोगे, बस सारे PYQs नहीं करने, ठीक है? सो इतना सा करना है, 6 मंथ्स को सिंपल रखो, और कोई भी आपको कुछ भी कहे मत सुनो, प्रेपरेशन बहुत सिंपल है, कंपटीशन हार्ड है, प्रेपरेशन इतनी हार्ड नहीं है, कंपटीशन हार्ड है, और हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन मेक्स इट इवन हार्डर, हमारी कंफ्यूजन मेक इट हार्डर। सब्जेक्ट्स तो 11वीं 12वीं के ही पढ़ने हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सिर्फ ऑप्शनल ग्रेजुएशन लेवल का करना है, वही बेसिक पढ़ना है जो हमने स्कूल में शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। बट जो फोमो है आसपास का, वो आपको चीजें मुश्किल बनाएगा। हमारे पास टाइम कम है, हमें सोचकर समझकर, वन थिंग एट अ टाइम कर सिंप्लीफाई कर चीजों को पढ़ना है। चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और ये 2-3 चीजों को याद रखना, ये 6 मंथ्स वाला प्लान, और कीपिंग थिंग्स सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई, आई कैन सी सम क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप मेंटरशिप एंड ऑल ऑफ दैट, आप टीम को कॉल कर लेना, वो वही रिजॉल्व करते हैं, ठीक है?